सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं है राजनीति विज्ञान। इसमें जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कांग्रेस प्रणाली को चुनौतियाँ। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद लगातार 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित रहा और उसके बाद जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है उनके उत्तराधिकारी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जब चुनाव होता है 1967 का, और उससे पहले देश की आर्थिक हालत क्या होती है जिसके कारण भारत में जो राज्य का चुनाव है इसमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है, कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, केवल कुछ ही जगहों में बन पाती है। केंद्र में सरकार तो भले ही कांग्रेस की बन जाती है। तो ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसके कारण देश में आर्थिक संकट आया था। तो इसमें सबसे पहला है 1952 से 62 तक जो चुनाव हुआ इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, लेकिन इसके बाद सबसे पहला आर्थिक संकट आने का कारण तो नियोजित विकास जो किया गया था। नियोजित विकास मतलब पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश को विकास करने की बात कही गई थी। तो ये नियोजित विकास सफल नहीं हुआ। जिस उद्देश्य को लेकर के पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, इस उद्देश्य में पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक क्षेत्र में भारत को आगे आना था तो उतना सफलता नहीं मिल पाता है जितना कि मिलनी चाहिए। तो इसके कारण ही आर्थिक संकट देश में आता है और सरकार द्वारा जनता की शिक्षा और चिकित्सा का मद पर भी कुछ खास धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई थी इन पंचवर्षीय योजना में। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना नियोजित विकास सफल नहीं हुआ, जिसके कारण भारत में आर्थिक संकट आया। फिर दूसरा है विदेशी मुद्रा का संकट। भारत में विदेशी मुद्रा का संकट भी गहराता है, जिसके कारण भारत का आर्थिक विकास रुक जाता है। विदेशी मुद्रा के संकट गहराने का कारण ये है कृषि। भारत में इस समय भारत में बहुत कई जगहों पर भारत के कुछ हिस्सों में सूखा अकाल पड़ा, यानी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, जिसके कारण भारतीय कृषि प्रभावित हुई। और इसी बीच 1965 में भारत को युद्ध का भी सामना करना पड़ा। यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसके कारण भारत को अपनी धनराशि जो है सेना में भी खर्च करनी पड़ती है। इसके कारण भारत का विदेशी मुद्रा का भंडार जो है कम होते गया और विदेशी मुद्रा का संकट जो है भारत के ऊपर गहराता चला गया। फिर तीसरा है खाद्यान्न के अभाव के कारण कुपोषण। भारत में कृषि संकट आई, कृषि संकट के कारण विदेशी मुद्रा संकट हुई और कृषि संकट के कारण खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हुई। लोगों को खाने पीने की वस्तु नहीं मिलने लगा और खाद्यान्न से उपजी समस्या है ये है कुपोषण। एक भारतीय को लगभग 2100 कैलोरी एक दिन में लगना चाहिए, ये कैलोरी घट करके 1200 हो गई। तो जब कैलोरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि उस देश में कुपोषण ही पनपेगा। कुपोषण जब हुआ तो बहुत लोग बीमारी से मरने लगे और इसके कारण भी देश में स्थिति जो है खराब होने लगी। इसके बाद 1960 के दशक में गंभीर आर्थिक संकट आया। ये चौथा पॉइंट है, ये आर्थिक संकट का दौर। आर्थिक संकट का दौर इसी बीच में शुरू हुआ। भारत में सूखा पड़ा, कृषि नहीं हुआ, इसके कारण क्या है खाद्यान्न की समस्या हुई। खाद्यान्न जो हम दूसरे देश को निर्यात करते थे वो नहीं कर पाए, दूसरे देश से हमको खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। इसी बीच में युद्ध हो गया, भारत का अधिकांश धनराशि जो है सेना में खर्च करना पड़ा। तो इन सब कारणों से भारत में आर्थिक संकट जो है व्याप्त हो गई और इसी बीच में फिर चुनाव होता है, तो जिसके कारण कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है
जो स्थिति में संकट आई उसमें हम ये कह सकते हैं कि रुपये का अवमूल्यन हुआ, रुपये का अवमूल्यन हुआ। तो ये जितनी भी परिस्थिति अभी हम पढ़े हैं, तो इन परिस्थितियों के कारण रुपये का अवमूल्यन हुआ। इन्हें डॉलर और रुपये ये दोनों में हमेशा अर्थशास्त्र में, आर्थिक क्षेत्र में तुलना की जाती है। तो रुपया अभी तक बढ़िया था, तो डॉलर के मुकाबले रुपया अच्छा था, लेकिन अब रुपये में गिरावट शुरू हो गई। डॉलर जो है 5 रुपये था पहले, वो 7 रुपया हो गया, यानी बढ़कर इस डॉलर की कीमत ज़्यादा हो गई और रुपये की कीमत जो है लगातार घटते चली गई। तो इसके कारण भी भारत में आर्थिक संकट की स्थिति का सामना करना पड़ा। कुछ लोग ये आरोप लगाए सरकार के ऊपर कि अमेरिकी दबाव में आकर ही सरकार ने जानबूझकर रुपये का अवमूल्यन किया है। इसके बाद अंतिम है कि महंगाई बढ़ी। स्वाभाविक है कि इन सब चीज़ों के कारण जब कृषि कार्य ढंग से नहीं होगा, खाद्यान्न की कमी होगी, सेना में खर्च होगा, हर वस्तु बाहर से आयात करना पड़ेगा, तो इन सब परिस्थिति के कारण क्या है, महंगाई भारत में बढ़ने लगी। महंगाई बढ़ने से आम आदमी की पहुंच तक कोई भी सामान नहीं पहुंचा और आम आदमी जो है कई गंभीर बीमारी से मरने लगे। बेरोजगारी आने लगी, वस्तुओं की कीमत में लगातार वृद्धि हुई, बेरोजगारी बढ़ी, खाद्यान्न की समस्या हुई, देश की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। तो ये सब कारण थे, भारत में आर्थिक संकट आया। और इसी बीच जब चुनाव होता है, चौथा आम चुनाव 1967 में, ये 67 के पहले की स्थिति थी और 1967 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आम चुनाव होता है और इस आम चुनाव में पहली बार भारत में गैर कांग्रेसवाद सरकार की स्थापना होती है। तो ये 1967 के बाद में जो परिवर्तन आता है, ये कौन कौन से कारण से आता है? तो सबसे पहला तो परिवर्तन जो आता है वो है गैर कांग्रेसवाद का नारा। कांग्रेस को छोड़कर जितने भी विपक्षी दल के लोग थे, अब ये समझ गए कि कांग्रेस को अपने बूते पर अकेले हराना मुश्किल है। इसलिए जितने भी कांग्रेस विरोधी विचारधारा थे, सब ने मिल करके एक गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया और सब आपस में मिल करके एक साथ चुनाव लड़ने की बात करने लगे। सब मतलब एक मंच पर आ गए और इसी को कहा जाता है गैर कांग्रेसवाद, जिन्होंने सब पार्टी मिल करके एक साथ कांग्रेस का मुकाबला करने की सोची। ये बहुत ज़्यादा जो है भारत में चल गया और इसके कारण ही उस समय इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में कमी आई। फिर दूसरा है क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दल भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। क्षेत्रीय दल क्या है? तो क्षेत्रीय दल एक क्षेत्र विशेष में जो दल पनपता है उसको हम कहते हैं क्षेत्रीय दल। जैसे अकाली दल, ये पंजाब में है। फिर उसके बाद अन्ना द्रमुक, ये तमिलनाडु में है। और इसी क्रम में DMK, भारतीय क्रांति दल, बहुजन समाज, ये सब क्षेत्रीय दल के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे भारत में क्षेत्रीय दल हैं। ये बाद में धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों की संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन उस समय जो क्षेत्रीय दल थे उसमें है DMK, अकाली दल, भारतीय क्रांति, ये सब क्षेत्रीय दल थे। तो इनका अपने क्षेत्र विशेष में, जैसे अकाली दल पंजाब में अकाली दल के लोगों ने चुनाव जीतना प्रारंभ कर दिया। तो इससे भी क्या है, कांग्रेस को ही धक्का लगा और क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आई। फिर तीसरा है दल बदल की प्रवृत्ति का उदय। दल बदल की प्रवृत्ति का उदय भी भारतीय राजनीति में हावी हुई। ये दल बदल की प्रवृत्ति क्या है? दल बदल का अर्थ ये होता है कि मान लो आज एक व्यक्ति कांग्रेस से चुनाव लड़ा, उसके बाद में ये चला गया भाजपा में पार्टी बदल के, तो ये कहलाता है दल बदल। या तो चुनाव लड़ने के बाद चला जाता है, या तो फिर कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से कांग्रेस में, या तो फिर कोई भी अन्य पार्टी में चला जाता है। तो ये कहलाता है दल बदल की प्रवृत्ति।
भारतीय राजनीति में दल बदल की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है और इसी दल बदल की प्रवृत्ति के कारण कई राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कुछ नेता इधर से उधर हो गए, कुछ विधायक इधर से उधर हो गए और इसी दल बदल की प्रवृत्ति के कारण उन राज्यों से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा। और चौथा है भारतीय राजनीति में आया राम और गया राम, इसका नारा खूब चला। भारतीय राजनीति में आया राम व गया राम, इसका अर्थ ये होता है आया राम और गया राम का, इन्हें एक बार आ रहे हैं एक पार्टी से और दूसरी बार फिर दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। तो ये कहावत है और ये सांसदों के द्वारा बार बार पार्टी बदलने को आया राम गया राम की संज्ञा दी गई थी। इसका कारण ये था कि हरियाणा का सांसद था गया राम, इसी के द्वारा ही इसका दुरुपयोग किया गया था। एक पखवाड़े के अंदर वो 3-4 बार एक दल से दूसरे दल में चले जाता है। 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदली, 3 दफ़ा। इन्हें सबसे पहले ये थे कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, फिर कांग्रेस में लौट आए और कांग्रेस से फिर वापस चले गए यूनाइटेड फ्रंट में 9 घंटे के अंदर ही। तो इसीलिए भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की कहावत जो है काफ़ी प्रचलित हो गई और इस घटना के बाद एक राजनीतिक मजाक बन गया। जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता था तो इसको आया राम गया राम की ही संज्ञा दी जाती थी। और लेकिन भारतीय राजनीति में एक तरह से भूचाल भी आ गया, बदलाव आ गया। और आज भी जैसे कि हम देखते हैं कि एक पार्टी से लोग दूसरी पार्टी में बहुत आसानी से चले जाते हैं। हालांकि बाद में इस दल बदल को रोकने के लिए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव ही दिखाई दे रहा था, तो संविधान में कई संशोधन किए गए, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि दल बदल की प्रवृत्ति भारत में देखने को मिल रही है। और 5वां है गठबंधन का उदय। भारतीय राजनीति में गठबंधन का उदय भी हमको दिखाई देता है, जिसमें 1967 के बाद गैर कांग्रेसी दलों ने मिल करके गठबंधन किया। गठबंधन का मतलब ये होता है आपस में समझौता करना और इसी समझौते के तहत जैसे मान लीजिए 10 दल मिल करके आपस में गठबंधन कर लिए। ये 10 दल मिल करके 545 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें ये होता है 10 दल में पहला दल को मान लो 100 सीट, दूसरा दल को 50 सीट, तीसरा को फिर 100 सीट, ऐसा करते करते ये टोटल मतलब 545 सीटों का ये बंटवारा कर लेते हैं। अब ये होता है कि पहला दल को जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का न्योता मिला है, मौका मिला है, इन 100 सीटों पर जो 9 राजनीतिक दल है वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, यानी इनके सपोर्टर जो है इसी को ही वोट देंगे। इसी क्रम से यहाँ पर दूसरा जो है तो पहला अपना उम्मीदवार या कोई भी और अन्य जो 9 हैं ये उम्मीदवार यहाँ पर नहीं उतारेंगे और इस प्रकार से ये आपस में मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। यही कहलाता है गठबंधन की राजनीति। भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति जो है ये सक्रिय हुई, जिसके कारण भी कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा विभिन्न राज्यों की विधानसभा चुनाव में। इसी बीच में चौथा आम चुनाव होता है और चौथा आम चुनाव में और विधानसभा 1967 का जनादेश क्या होता है। तो भारत में जो केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी तो कांग्रेस की सरकार जो केंद्र में थी उसको बचाने में किसी प्रकार से सफल हो जाती है, लेकिन उसको जितना बहुमत मिलना चाहिए, जितना सीट मिलना चाहिए वो सीट नहीं, केवल बहुमत मिलता है, जितना सीट उसको और ज़्यादा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और जो बाकी विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है वहाँ पर भी इसको हार का सामना करना पड़ता है। केवल 6-7 स्थानों पर ही कांग्रेस की सरकार बनती है और बाकी 17 राज्य में से केवल 9 राज्य में कांग्रेस को बहुमत मिलता है। इस समय इन्हें 17 राज्य में चुनाव होते हैं, 9 राज्य में ही कांग्रेस को बहुमत मिलता है और ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मैसूर और नागालैंड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि
इस चुनाव से कांग्रेस पार्टी को भारी धक्का पहुंचता है और कई राजनीतिक लोग इसको राजनीतिक भूचाल की संज्ञा भी दिए हैं इस 1967 के आम चुनाव में। इस चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज भी चुनाव हार जाते हैं। जैसे तमिलनाडु से के कामराज जो स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार के बी सहाय, इनको भी हार का सामना करना पड़ता है। तो इसी कारण से भारतीय राजनीति और चुनावी इतिहास में 1967 को एक महत्वपूर्ण घटना के नाम से जाना जाता है। चौथा जो आम चुनाव हुआ था ये 1967 में बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू के हुआ था और इसी कारण से चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे और इस परिणाम से कांग्रेस को बहुत धक्का मिला था। फिर इंदिरा गांधी के कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री इस चुनाव में चुनाव हार जाते हैं। कांग्रेस ने केवल 7 राज्यों में ही बहुमत नहीं खोया बल्कि दूसरे राज्यों में भी दल बदल की प्रवृत्ति देखने को मिली और बाद में इन राज्यों से भी इनको हाथ धोना पड़ा। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार दल बदल की प्रवृत्ति के कारण नहीं बन पाई और भारतीय इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ या गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये 1967 के आम चुनाव की खास बातें थी। इस चुनाव के बाद कांग्रेस में विभाजन का दौर शुरू होता है और कांग्रेस 2 भाग में विभाजित हो जाती है। इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि कांग्रेस का विभाजन कैसे होता है, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में क्या अंतर है। तब तक के लिए नमस्कार।